What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. Welcome to Stellar Family. तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आप लोगों के सामने 8 क्वेश्चन है ये क्विज के, आप लोग अटेम्प्ट करने हैं। इसके बाद में मैं आंसर बताऊंगा और फिर आप लोग अपना स्कोर लिखिएगा। इस तरीके से पूरा हमारी क्लास आगे चलने वाली है। तो आइए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले बात की जा रही है हमारी कंट्री में जो इंडियन एयरफोर्स है उसके द्वारा एयर स्ट्राइक की गई जैश ए मोहम्मद के कैंप कर ये बालाकोट ये पर्टिकुलर एरिया पाकिस्तान में कहां पर है, यानी कि आप लोग बोल सकते हैं कौन सा एरिया है पाकिस्तान में बालाकोट किस राज्य के अंदर आता है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट बात की जा रही है यहां पर भगवत गीता का जो कि इस्कॉन टेम्पल आप लोगों ने सुना होगा उसके द्वारा प्रिपेयर किया गया ये 2.8 मीटर और लगभग 800 किलोग्राम का ये यहां पर एडिशन जो भगवत गीता का देखने को मिला अभी रिसेंटली वर्ल्ड में ये सबसे बड़ा एडिशन है और सबसे भारी है। तो ये दिल्ली में इसको अनवील किया गया। आप लोगों को बताना है किसके द्वारा इसको अनवील किया गया। नेक्स्ट जो बात की जा रही है ये इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि IWAI, तो इसके द्वारा किसके साथ में MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक तरीका एग्रीमेंट आप लोग बोल सकते हैं, ये जॉइंटली यहां पर साइन किया गया। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो यूज है यहां पर खासकर फ्यूल और गैस को लेकर उसको यहां पर नेशनल वाटरवेज के लिए ये यहां पर जो ऑर्गेनाइजेशन है ये प्रोवाइड कराएगी। तो इसका नाम आप लोगों को बताना है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डायरेक्ट किया गया नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी जिसको आप लोग NCM भी बोलते हैं, ये यहां पर विद इन 3 मंथ में ये बोला गया कि प्रिपेयर करो कि जो टर्म कौन सी टर्म ऐसी है जिसको आप लोग काफी वेगली यूज करते हैं, यानी कि इस टर्म की क्लियर डेफिनेशन नहीं है, ये टर्म क्लियर होनी चाहिए सबको। तो कौन सी है वो टर्म ये आप लोग को बताना है। नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी 2018 के द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है यूनिवर्सल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी। हर एक सिटीजन को कितनी ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी होगी अगर यहां पर ये पॉलिसी इंप्लीमेंट ढंग से हो जाती है। तो 8वां जो एडिशन है रिसेंटली अभी संप्रीति 2019 का ये एक एक्सरसाइज है जो यहां पर इंडिया और एक कंट्री के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज है। तो आप लोगों को बताना है ये कंट्री का नाम क्या है, दोनों जगह उस कंट्री का नाम ही आएगा, ठीक है। तो आप लोगों को बताना है इसके अलावा अगर टंगेल के बारे में आप लोग जानते हैं कहां पर है तो भी आप लोग कंट्री का नाम बता सकते हैं। नेक्स्ट बात की जा रही है रसिया इंडिया चाइना RIC, तो ये ट्राइलेटरल अभी यहां पर रिसेंटली जो फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग हुई ये कहां पर हुई, एक अलग ही तरीके ग्रुप बनाने की कोशिश की जा रही है जो कि कहीं ना कहीं आप लोग देखेंगे रसिया और जो USA है, जो रसिया और चाइना है वो कहीं ना कहीं USA से चिढ़ते हैं, तो एक अलग तरीके ग्रुप यहां पर निकलता रहा है और इंडिया भी इसका पार्ट है। नेशनल गवर्नेंस अवार्ड 2019 रिसेंटली अभी प्रेजेंट किए गए न्यू दिल्ली में, तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट किसके द्वारा प्रेजेंट किए गए, ये पर्सनैलिटी कौन था जिसने ये अवार्ड दिए। तो अभी ये थे आप लोगों के सामने क्वेश्चन, आंसर बताऊंगा, मैच करके अपना स्कोर लिखिएगा। अगर अच्छा आता है तो भी सही है, नहीं आता है तो इसका मतलब काफी कुछ आप लोगों ने सीखा है, यानी कि पॉजिटिव रहना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो आंसर है आप लोगों के सामने यहां पर बात की जा रही है खैबर पख्तूनवा, ये पर्टिकुलर एरिया है जहां पर बालाकोट वाला एरिया इंडिया के द्वारा स्ट्राइक किया गया जैसे मोहम्मद के कैंप के ऊपर। नेक्स्ट मोदी जी के द्वारा अनवील किया गया भगवत गीता का जो ये संस्करण था जो कि 2.8 मीटर लंबा, आप लोग यहां पर देख सकते हैं ये इस तरीके से था यहां पर, जो कि यहां पर काफी इंटरेस्टिंग आप लोग बोल सकते हैं। और देखिए भगवत गीता को एक ऐसी किताब माना जाता है जो कि किसी रिलीजियस से रिलेटेड नहीं है, ये यहां पर एक ऐसी किताब है जो कि हम लोग को जिंदगी का सार सिखाती है, किस तरीके से हम लोग को अपने कर्म पर फोकस देना चाहिए, तो उसके ऊपर ये बात करती है। तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट और खासकर वर्ल्ड में भी काफी ज्यादा जानी जाने वाली किताब है ये। नेक्स्ट बात जो की जा रही है ये बात की जा रही है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा, तो ये प्रोवाइड कराएगी यहां पर इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी को, काम क्या करेगी ये डेवलपमेंट करेगी इंफ्रास्ट्रक्चर का जो भी एरिया है उस वाले फील्ड को, खासकर फ्यूल और गैस की ये सप्लाई प्रोवाइड कराएगी। कौन किसके लिए, नेशनल वाटरवेज के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला नेशनल माइनॉरिटी कमीशन को कि भैया ये माइनॉरिटी टर्म है क्या, इसको कम से कम डिफाइन तो करो, क्योंकि काफी वेगली इसको यूज किया जाता है और कई बार इसके ऊपर कई सारे इशू भी निकल कर आते हैं कि हाँ इसको माइनॉरिटी बना दिया उसको माइनॉरिटी बना दिया, तो इसकी डेफिनेशन लेकर आओ आप लोग प्रॉपर वे की। नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी यहां पर बोलती है ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी हर एक इंडियन को होनी चाहिए, तो ये 50 Mbps यहां पर मिनिमम होनी चाहिए। 8वां एडिशन जो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज संप्रीति का, ये इंडिया और बांग्लादेश में अभी रिसेंटली बांग्लादेश के अंदर देखने को मिला टंगेल में, ठीक है, तो याद रखते हैं। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है रसिया इंडिया चाइना की जो मीटिंग हुई यहां पर ये हुई वुंगजैन के अंदर जो कि चाइना के अंदर है। नेक्स्ट यहां पर नेशनल गवर्नेंस अवार्ड जो डिस्ट्रीब्यूट किए गए ये डिस्ट्रीब्यूट किए गए हमारी कंट्री में मिनिस्टर ऑफ स्टेट है जितेंद्र सिंह जी के द्वारा, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, खासकर किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छा करना है उसके ऊपर फोकस दिया जाता है। डिटेल में नजर डालते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। तो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने यहां पर बात कर रहे हैं ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में, तो जिसको PMFBY भी आप लोग बोलते हैं, इसके बारे में स्टेटमेंट है, एक एक कर देख लेते हैं। पहली स्टेटमेंट में बोला गया कि यहां पर ये एक तरीके से यूनिफॉर्म प्रीमियम जो 2% रहेगा वो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा खरीफ क्रॉप के लिए,
1.5% ये रबी क्रॉप के लिए और पूरा 5% आप लोगों को यहां पर ये हॉर्टिकल्चर के लिए देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये यहां पर इसके लिए फिक्स कर दिया गया है, ये पहली स्टेटमेंट है। दूसरा बोला गया कि ये फार्मर के लिए ऑप्शनल है, यहां पर यानी कि लेना है या फिर नहीं लेना है, कोई ऐसी कोई जबरदस्ती नहीं है किसी भी फार्मर के लिए। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला जा रहा है ओनली 1, बी में बोला जा रहा है ओनली 2, सी में बोला जा रहा है बोथ 1 एंड 2, डी में बोला जा रहा है नन ऑफ द अबोव, यानी ये कोई सी भी सही नहीं है। तो ए, बी, सी या फिर डी सही आंसर आप लोगों को बताना है। जो सही आंसर है इसका वो है ए, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, ये याद रखना है, कई बार मैच करने के लिए भी आ जाता है। तो यहां पर जो पेड़ किया जाएगा खरीफ क्रॉप के लिए जो होगा यहां पर ये 2% रहेगा, रबी क्रॉप के लिए रहेगा ये 1.5% रहेगा, और जो हॉर्टिकल्चर रहेगा, ठीक है, बागवानी टाइप में आप लोग बोल सकते हैं, फल फ्रूट्स के लिए या सब्जी के लिए, ये रहेगा 5%। तो ये तो फिक्स है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या, यहां पर इसको जिस तरीके से वन नेशन वन टैक्स की हम लोग बात करते हैं, उसी तरीके से ये एक तरीके से नेशनल लेवल की स्कीम यहां पर मानी जा रही है कि ऑल ओवर इंडिया में यही इसका जो रेट रहेगा ये इंप्लीमेंट किया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, यहां पर ये जो स्कीम है हमारी कंट्री में, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम और इसी के साथ में मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, उसके बेस्ट फीचर निकालकर यहां पर ये स्कीम बनाई गई है, दोनों में से कंबाइन अच्छे अच्छे फीचर निकालकर। तीसरी स्टेटमेंट यहां पर जो इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए होगी वो ये है कि देखिए यहां पर ये ऑप्शनल है कुछ लोगों के लिए और कुछ लोगों के लिए यहां पर ये मैंडेटरी है। जिन्होंने इंस्टीट्यूशनल लोन यानी कि बैंक से लोन लिया है उनके लिए तो ये मैंडेटरी है, यानी कि उनको लिए तो ये लोन ही लेनी पड़ेगी, पर लेकिन जिन्होंने बैंक से लोन नहीं लिया है उनके लिए ये ऑप्शनल है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट यहां पर गलत हो गई कि ये फार्मर के लिए ऑप्शनल है, सबके लिए ऑप्शनल नहीं है, उनके लिए ऑप्शनल है जिन्होंने बैंक से लोन नहीं लिया है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया यहां पर ए। ओके, आइए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहां पर बात कर रहा है राष्ट्रीय गोकुल मिशन के बारे में। तो गोकुल यानी कि आप लोगों ने गौवाले के बारे में सुना होगा, तो उससे यहां पर कनेक्ट कर सकते हैं, यानी कि बेसिकली जो फोकस दिया जाना है वो गाय के ऊपर ज्यादा फोकस यहां पर रहने वाला है। तो पूछा जा रहा है कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो एक एक कर देख लेते हैं। पहले बोला गया कि जो डेवलप किया जा रहा है यहां पर ये एक तरीके से ये कंजर्व करने के लिए और डेवलप करने के लिए हमारी कंट्री में जो इंडिजिनियस जो यहां पर बोवियान यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं जो गोकुल से रिलेटेड यानी कि गाय से रिलेटेड आप लोग बात कर सकते हैं, ब्रीड है, उनको यहां पर सेव करने के लिए, कंजर्व करने के लिए, डेवलप करने के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन स्टार्ट किया गया। ठीक है, स्वदेशी जाति आप लोग बोल सकते हैं बेसिकली। दूसरा बोला गया कि ये लॉन्च किया गया अंडर फार्मर की इनकम डबल करने के लिए। तीसरा बोला गया राष्ट्रीय गोकुल मिशन ये इंप्लीमेंट करे जाएगा थ्रू स्टेट इंप्लीमेंटिंग एजेंसी SIA, जो कि यहां पर लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड के थ्रू यहां पर इसको इंप्लीमेंट करेगी। तो कौन सा आंसर है यहां पर? ए में बोला गया 1 एंड 2, बी में बोला गया 2, सी में बोला गया ओनली 1, डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। तो आप लोगों को यहां पर आंसर बताना है, तो ए, बी, सी या फिर डी। तो जो आंसर है यहां पर बी, क्योंकि यहां पर पूछा गया नोट, ये नहीं पूछा गया कि सही कौन सा है, तो गलत पूछा गया है। तो यहां पर ये जो बोला गया फार्मर की इनकम डबल करने का, तो ऐसा कोई बात नहीं है, अगर डबल हो जा रही है तो अपने आप ही डबल होगी, यहां पर ऐसा कोई इसके अंदर पर्पज नहीं है। पर्पज क्या है? हमारी कंट्री में अपने ऊपर डिपेंडेंट करना, यानी कि जो यहां पर मिल्क प्रोडक्शन है वो बाहर से नहीं लेके आना है। दूसरा जो इंडिजिनियस ब्रीड है, यानी कि हमारी जो लोकल जातियां हैं अपने हमारे यहां पर, उनको किस तरीके से और अच्छे लेवल पर हम लोगों को डेवलप करना है। कैटल की जो हेल्थ है वो हम लोग को इंप्रूव करनी है, प्रोडक्टिविटी उनकी बढ़ानी है, और डिजीज फ्री यहां पर हम लोग को एक तरीके से नेचुरल सर्विस होनी चाहिए, खासकर अगर गाय से रिलेटेड बात करते हैं। और जो भी इंडिजिनियस ब्रीड है आप लोगों ने सुना होगा, गिर, साहिवाल, राठी, दियोनी, तो ये कई सारी आप लोग कैटल की ब्रीड नजर आएंगी। तो इनको किस तरीके से हम लोग और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं, तो ये बेसिक यहां पर पर्पज है हमारी कंट्री में इस मिशन का। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया इसका बी। आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। बात की जा रही है कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है। 3 स्टेटमेंट आप लोगों के सामने। पहली स्टेटमेंट में बोला गया है रेड मड के बारे में, यानी कि लाल मिट्टी। ये एक तरीका सॉलिड वेस्ट होता है जो कि जनरेट होता है जब एल्यूमिनियम को प्रोडक्शन किया जाता है, यानी कि एक प्रोसीजर है जिसमें एल्यूमिनियम प्रोड्यूस किया जाता है, उसमें जो निकलने वाली यहां पर मिट्टी होती है उसको रेड मड बोला जाता है। दूसरा बोला जा रहा है रेड मड जो है वो मोस्टली फाउंड किया जाता है तमिलनाडु के अंदर, यानी कि तमिलनाडु वाले एरिया में ज्यादातर ये रेड मड देखने को मिलता है। तीसरा बोला जा रहा है कि रेड मड जो है यहां पर ये साइड प्रोडक्ट है, ये बेयर प्रोसीजर, तो यहां पर इसका साइड प्रोडक्ट यहां पर बोला गया है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला जा रहा है 1 एंड 3, बी में बोला जा रहा है 2 एंड 3, डी में बोला जा रहा है ओनली 3, सी में बोला जा रहा है ओनली 3, डी में बोला जा रहा है नन ऑफ द अबव। सही आंसर बताना है ए, बी, सी या फिर डी। तो जो सही आंसर है इसका ये है ए, यहां पर यानी कि 1 एंड 3 सही है। ये सॉलिड वेस्ट जनरेट होता है ड्यूरिंग एल्यूमिनियम प्रोसीजर। तो यहां पर जो बॉक्साइट होता है बेसिकली, जब उससे यहां पर एल्यूमिनियम को निकालने की कोशिश की जाती है तो उसमें यहां पर ये प्रोसीजर स्टार्ट होता है जिसको आप लोग बेयर प्रोसीजर बोलते हैं। ठीक है, और ये ऐसा नहीं है तमिलनाडु में ही पाया जाता है, ऐसा कोई नहीं है। यहां पर ग्लोबली अगर आप लोग देखेंगे 150 मिलियन टन यहां पर इस तरीके से रेड मड प्रोड्यूस किया जाता है, तो ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है कि यहां पर ये तमिलनाडु में ही बस देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहां पर ये काफी एक तरीके से एल्यूमिनियम को प्रोड्यूस करने का प्रोसीजर है, जहां भी एल्यूमिनियम यहां पर यूज किया जाता है तो उसके थ्रू यहां पर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। और ये बेयर प्रोसीजर आप लोग याद रखिएगा, इसके बारे में भी डायरेक्ट आप लोगों से पूछा जा सकता है।
तो क्या पूछेंगे कि क्या होता है ये? तो ये होता है एक तरीके से कि यहाँ पर बॉक्साइट जो होता है उसमें से एल्यूमिनियम निकालने का जो प्रोसीजर है उसको आप लोग बेयर प्रोसीजर बोलते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, और उसमें जो ये गंदगी निकलती है ये सारी आप लोग रेड मड इसको बोल सकते हैं। आंसर क्या हो गया? आंसर ये हो गया। आगे चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पर बात कर रहा है, ये है कोलेस्टीन के बारे में। ये कोलेस्टीन रिसेंटली अभी न्यूज में था, आप लोगों को याद होगा, न्यूज़पेपर में मैंने इसके बारे में कवर भी किया था। तो इसके बारे में दो स्टेटमेंट है आप लोगों के सामने। सबसे पहले में बोला गया कि एक तरीका एक वैल्यूएबल लास्ट रिजोर्ट एंटीबायोटिक है जो सेव करती है कई सारी ह्यूमन लाइफ इन क्रिटिकल कंडीशन। तो यहां पर ह्यूमन लाइफ को क्रिटिकल कंडीशन में सेव किया जाता है इस एंटीबायोटिक के थ्रू, ऐसा बोला जा रहा है। दूसरा बोला गया कि इन डिस्क्रिमिनेशन जो यूज इसका देखने को मिला है कोलेस्टीन का, खासकर जो एंटीबायोटिक एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हमारी कंट्री में इसकी वजह से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला जा रहा है वन ओनली, बी में बोला जा रहा है टू ओनली, सी में बोला जा रहा है बोथ वन एंड टू, डी में बोला जा रहा है नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर आप लोगों को बताना है। सही आंसर है यहाँ पर ए, बी, सी या फिर डी। तो सही आंसर है यहाँ पर सी। बेसिकली होता है क्या है, देखिए आज की डेट में जैसे आप लोगों को देखने को मिलता है कुछ ऐसी चीजें जो कि प्रोहिबिटेड की जाती हैं पर फिर भी काफी लार्ज स्केल पर यूज होती नजर आती है। यूज तो कहीं और होनी चाहिए और होती कहीं और यूज है। तो इसी के चलते यहाँ पर आज की डेट में जो खासकर फूड से रिलेटेड जो प्रोड्यूस जो है उसमें यहाँ पर काफी लार्ज स्केल पर इसका यूज होता हुआ नजर आ रहा है। तो इसी के लिए यहाँ पर इसको प्रोहिबिट कर दिया गया है। फूड प्रोड्यूसिंग जो एनिमल होते हैं, खासकर एक्वा फार्मिंग यानी कि जो मछली से रिलेटेड बात की जा रही है, या कोई भी ऐसी चीज जहां पर ये इंसान के अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में जाएगा, उसको यहाँ पर एक तरीके से प्रोहिबिट कर दिया गया है। क्योंकि इसकी वजह से अंधाधुंध जो यूज हो रहा है उसकी वजह से रोगाणु से रिलेटेड प्रति जो हमारी कंट्री के अंदर इंसानों की जो ये एंटी माइक्रोबियल जो रेजिस्टेंस है वो ज्यादा क्रिएट होता जा रहा है। इसकी वजह से क्या होता है, देखिए प्रॉब्लम ये हो जाती है, अगर फिर कोई दवाई भी इंसान को देते हैं ना तो वो असर नहीं करती है, एक तरीके से रेजिस्ट करने लगती है हमारी बॉडी, फिर हाई डोज हमको अपनी बॉडी में देना पड़ता है उस पर्टिकुलर बीमारी को सही करने के लिए। तो ये प्रॉब्लम निकल कर आती है। तो कोलेस्टीन को यूज को गलत तरीके से जो यूज किया जा रहा है उसकी वजह से काफी लार्ज स्केल पर प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर? इसका आंसर हो गया इसका सी, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। तो इसको प्रोहिबिट कर दिया गया, यानी कि रोक दिया गया है अभी हमारी गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आप लोगों के सामने ये बात कर रहा है पैलेस्टीन के बारे में। तो यहां पर काफी इंपॉर्टेंट है, बोला जा रहा है यूनाइटेड नेशन रिलीफ वर्क एजेंसी फॉर पैलेस्टीन रिफ्यूजी इन यह नियर ईस्टर्न। तो ये UNRWA। तो ये एक तरीके से जो आप लोगों को पता है कि इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में काफी रस्साकसी रहती है। तो इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में जो प्रॉब्लम रहती है उसकी वजह से बहुत सारे रिफ्यूजी बन गए हैं आसपास वाले रीजन में, या अपने भी रीजन में ये रिफ्यूजी बन चुके हैं। तो देखिए खाने के लिए, पीने के लिए, दवाई के लिए, वो सारी चीजें जो बेसिक नीड होती है उसके लिए पैसा चाहिए, तो उसके लिए हेल्प प्रोवाइड कराने की बात यहां पर की जाती है इस एजेंसी के थ्रू। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है इसके बारे में? यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी फॉर पैलेस्टीन रिफ्यूजी, ये बात की जा रही है, फंडेड की जाती है, ऑलमोस्ट एंटायरली वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन है यूएन के मेंबर की साइड से, यानी कि यूएन के जो मेंबर है उससे ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है जो कि फंड करती है यहां पर वॉलंटरी अपनी मर्जी से जितना वो फंड देना चाहते हैं। दूसरी स्टेटमेंट में बोला गया कि इंडिया के द्वारा इंक्रीज किया गया अभी रिसेंटली इसके लिए अपना जो कोर बजट है वो 2019 में 2016 के कंपेयर में यहां पर हम लोगों ने बढ़ा दिया गया इनकी हेल्प करने के लिए। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला जा रहा है वन ओनली, बी में बोला जा रहा है टू ओनली, सी में बोला जा रहा है बोथ वन एंड टू, डी में बोला जा रहा है नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर क्या है आप लोगों के हिसाब से? ए, बी, सी या फिर डी? तो ये आप लोगों को बताना है। तो आइए एक एक कर यहां पर समझ लेते हैं। सबसे पहले तो बात की जा रही है इसके बारे में, आप लोग याद रखना कि ये एक ऐसी एजेंसी यहां पर जो कि हेल्प करने की कोशिश करती है, क्योंकि काफी लार्ज प्रॉब्लम है आज के डेट में। अगर पैलेस्टीन और इजराइल के बीच में आप लोग उसको लेकर चलते हैं, आज की डेट में लगभग ये माना जाता है कि 5.4 मिलियन, ठीक है। तो लगभग आप लोग बोल सकते हैं कि लगभग 60 लाख के करीब मोटे मोटे तौर पर आप लोग बोल सकते हैं, या फिर 54 लाख आप लोग बोल सकते हैं कि लोग आज की डेट में ये रिफ्यूजी की कैटेगरी में है यहां पर, जिनकी हेल्प करने की बात की जा रही है। तो इसी के चलते यहां पर ये यूएन के द्वारा जो मेंबर है उनके द्वारा मिशन स्टार्ट किया गया, और हमारी कंट्री का भी कंट्रीब्यूशन काफी अच्छा यहां पर देखने को मिल रहा है। पहले यहां पर 2016 में लगभग 1.25 मिलियन डॉलर देखने को मिलता था। आज की डेट में इसको बढ़ाकर हम लोगों ने 5 मिलियन यूएसडी डॉलर कर दिया है, इनके यूएसए के डॉलर हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहां पर हेल्प जो की जा रही है हमारी कंट्री से ये इंक्रीज यहां पर हो गई है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी कंट्री का भी नाम है यहां पर, तो इसलिए याद रखिएगा। आंसर क्या हो गया इस तरीके से आप लोग देखेंगे, दोनों ही स्टेटमेंट सही है, यानी कि सी आंसर हो गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहां पर बात कर रहा है किम्बरले प्रोसीजर के बारे में। ये किम्बरले प्रोसीजर सर्टिफिकेशन स्कीम आखिर क्या है इसके बारे में आप लोगों को बताया जाएगा। पहले आप लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। इंडिया बोला जा रहा है इसका फाउंडिंग मेंबर है किम्बरले प्रोसीजर सर्टिफिकेशन स्कीम का, और करंट चेयर भी हमारी कंट्री के पास ही है इससे रिलेटेड। किम्बरले प्रोसीजर एक कमिटमेंट है यहां पर रिमूव करने के लिए जो कॉन्फ्लिक्ट डायमंड होता है ग्लोबल सप्लाई से, उसको रिमूव करने की बात की जाती है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला जा रहा है ओनली वन, बी में बोला जा रहा है ओनली टू, सी में बोला जा रहा है बोथ वन एंड टू, डी में बोला जा रहा है नन ऑफ द अबव। तो ए, बी, सी या फिर डी कौन सा आंसर सही है?
तो जो सही आंसर है इसका ये सी, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट सही है। अब समझ लेते हैं किम्बरले प्रोसीजर। किम्बरले एक जगह है साउथ अफ्रीका के अंदर, वहां पर एक तरीके से सर्टिफिकेशन स्कीम स्टार्ट की गई। ये स्कीम ऐसी थी कि देखिए आज के दिन में अगर डायमंड को हम लोग एक टेररिस्ट फाइनेंसिंग के लिए यूज कर रहे हैं, या फिर मान लीजिए सीरिया के अंदर लड़ाई चल रही है और वहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, वहां पर हम लोग डायमंड भेज रहे हैं लोगों को पैसा नहीं देकर कि जाओ अपना सामान खरीद लो, बंदूकें वगैरह खरीद लो और आपस में लड़ाई करते रहो, एंजॉय करते रहो। तो इस तरीके से डायमंड को कॉन्फ्लिक्ट के तरीके से यूज नहीं करना है। यहाँ पर ग्लोबल सप्लाई जो चेन है वो एक शांति के पर्पज के लिए होनी चाहिए, यानी कि डायमंड जिस पर्पज के लिए यूज किया जाना है, आप लोग मान लीजिए उसको यूज करते हैं अपने हाथों में अंगूठी पहनने के लिए या फिर कोई और प्रोजेक्ट जो भी आप लोगों को अच्छा लगता है, पर लेकिन कॉन्फ्लिक्ट डायमंड को रिमूव करने की बात की जा रही है, लड़ाई के लिए डायमंड का यूज नहीं करना है। तो यह है किम्बरले प्रोसीजर। ये देख सकते हैं यहाँ पर जगह है साउथ अफ्रीका के अंदर, यहां पर ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट हो गया। अपनी कंट्री के साथ में आप लोग इसको कंपेयर कर सकते हैं। जैसे देखिए ये हो गया हमारा प्यारा भारत, यहां से अगर आप लोग देखेंगे ये हो गया साउथ अफ्रीका, ये साउथ अफ्रीका हो गया अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर कंट्री। तो यहां पर जो ये रेड स्पॉट आप लोगों को देखने को मिल रहा है, तो यहां पर ये बेसिकली ये प्रोसीजर निकल कर आया जिसके बेस पर इसका नाम रखा गया है। तो स्टेटमेंट क्या है, दोनों सही है, यहां पर सी आंसर इसका सही है। आगे बढ़ता हूं। रिसेंटली काफी न्यूज में था, ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, इसकी बात की जा रही है ILP के बारे में। इसको बोलते हैं इनर लाइन परमिट। हमारी कंट्री में कुछ ऐसे एरिया है जहां पर आप लोगों को अगर अपनी ही कंट्री के एरिया में आप लोगों को विजिट करना है तो आप लोगों को ILP लेना पड़ेगा, इनर लाइन परमिट, वहां पर जाने के लिए। ये ब्रिटिश के द्वारा स्टार्ट किया गया था बेसिकली पर्टिकुलर एरिया से वहां पर जो भी रॉ मटेरियल होता है उसको निकालने के लिए, पर लेकिन बाद में चलकर बाहर के लोग काफी जाने लगे और उस लोकल एरिया पर काफी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ने लगा। उसको ध्यान में रखते हुए फिर इसको कंटिन्यू रखा गया आगे आजादी के बाद भी। तो इनर लाइन परमिट के बारे में जान लेते हैं। इनर लाइन परमिट एक तरीका ऑफिशियल ट्रेवल डॉक्यूमेंट है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अलाउ किया जाता है इनवर्ड जो इंडियन सिटीजन है उनके लिए प्रोटेक्टेड एरिया में लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए अगर आप लोगों को जाना है तो इनर लाइन परमिट आप लोगों को दिया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। पहली स्टेट में। दूसरी स्टेट में बोला गया है कि इनर लाइन जो परमिट है यहाँ पर ये ऑब्टेन किया जाता है बोथ इंडियन सिटीजन या फिर फॉरेनर, यानी कि बाहर की कंट्री का अगर कोई हमारी कंट्री में यहाँ पर घूमने आ रहा है उसको भी यहाँ पर ये इनर लाइन परमिट लेना पड़ेगा। तीसरा जो करंट इनर लाइन परमिट है ऑपरेशनल, ये अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड, 3 राज्य में आप लोगों को ये देखने को मिलेगा। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला जा रहा है ओनली 1, बी में बोला जा रहा है 1 and 2, सी में बोला जा रहा है 1 and 3, डी में बोला जा रहा है 1, 2 and 3। तो सही आंसर आप लोगों को बताना है ए, बी, सी या फिर डी, क्या आंसर सही है। तो जो सही आंसर है यहाँ पर ये सी, यानी कि 1 and 3 सही है, यहाँ पर ये आंसर सही है। तो 1 and 3 सही है। ये जो इनर लाइन परमिट होता है हमारी कंट्री के सिटीजन को यहाँ पर दिया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, अलाउ किया जाता है उस एरिया में जाने के लिए जहां पर बेसिकली अलाउ नहीं है, प्रोटेक्टेड एरिया है। प्रोटेक्टेड एरिया अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड है। इनर लाइन परमिट यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत होगी दूसरी, क्योंकि ये इंडियन सिटीजन के लिए है ओनली। और जो बाहर का कोई आएगा तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए यहाँ पर जो वर्ड यूज किया जा रहा है वो है यहाँ पर PAP, यानी कि प्रोटेक्टेड एरिया परमिट। प्रोटेक्टेड एरिया परमिट यहां पर उनके लिए अलाउ किया जाता है। डिफरेंट तरीका परमिट है, हमारी कंट्री के लिए डिफरेंट तरीके से और उनके लिए डिफरेंट तरीके से यहां पर होगा, ठीक है। और मेनली नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में ही यहां पर नॉन सिटीजन के लिए ये, ठीक है। तो दोनों के लिए अलग अलग है, वहां पर है प्रोटेक्टेड एरिया परमिट और यहां पर है इनर लाइन परमिट, तो दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो उनके लिए रूल और रेगुलेशन उसमें अलग है, हमारी कंट्री के सिटीजन के लिए जो इनर लाइन परमिट है उसमें अलग है। तो आंसर क्या हो गया, आंसर सी हो गया, दोनों के लिए एक नहीं है, दोनों के लिए अलग अलग है। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है, ये है नादौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। तो कई सारी जो भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज में होते हैं किसी न किसी रीजन से आप लोगों से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो ये नादौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो नादौर वन्य अभयारण्य आप लोग बोल सकते हैं, ये किस राज्य में पाया जाता है, ये आप लोगों के सामने क्वेश्चन। तो क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है। तो बोला जा रहा है मेघालय के अंदर, दूसरा बोला जा रहा है आसाम के अंदर, तीसरा उत्तर प्रदेश के, चौथा बोला जा रहा है उत्तराखंड। तो ए, बी, सी या फिर डी, कौन सा आंसर सही है? तो जिसका आंसर सही है यहाँ पर डी, ये है उत्तराखंड। उत्तराखंड में जो कुमाऊं रीजन है वहां पर नाथौर रिवर है, उसके पास में आप लोगों को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलेगी। तो इसके नाम पर एक रिवर भी है उत्तराखंड में, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। तो ये उत्तराखंड की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 2018 में प्रीलिम्स से पूछा जा चुका है और ऐसे क्वेश्चन कई बार आप लोगों के एग्जाम में देखने को मिलते हैं। 1920 में बोला जा रहा है कि किसका नाम चेंज किया गया स्वराज्य सभा के रूप में, यानी कि पहले कुछ और नाम था, फिर आगे चल के स्वराज्य सभा में इसका नाम चेंज कर दिया गया। ऑल इंडिया होम रूल लीग, दूसरा बोला जा रहा है हिंदू महासभा, तीसरा बोला जा रहा है साउथ इंडिया, यह है लिबरल फेडरेशन, चौथा बोला जा रहा है द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो कौन सा का नाम, किसका नाम यहां पर चेंज किया गया, ये आप लोगों को बताना है, ए, बी, सी या फिर डी। सही आंसर है यहां पर इसका ए, ऑल इंडिया होम रूल लीग। ये बेसिकली स्टार्ट तो की गई थी आयरलैंड में,
तो आयरलैंड में जो आयरिश होम रूल लीग मूवमेंट था यहाँ पर, तो यानी कि हमारी कंट्री का रूल होना चाहिए हमारी कंट्री के ऊपर। हमारी कंट्री में इसको स्टार्ट किया गया, ये 1916 से लेके हमारी कंट्री में जो देखने को मिला ये 1918 तक चला। दो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जिनके बारे में घुमा घुमाकर कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, एक का नाम है एनी बेसेंट और दूसरे का नाम है बाल गंगाधर तिलक। तो इन दोनों के द्वारा काफी लार्ज स्केल पर हमारी कंट्री में ये प्रोसीजर स्टार्ट किया गया, जिसके बेस पर यहां पर चीजों को फॉलो किया गया। तो इन दोनों का नाम जरूर याद रखेगा। आगे चलकर 19 ये चला यहां पर 1921 के बाद में आगे चलकर इसको ये चेंज कर दिया गया, ऑल इंडिया होम रूल लीग का नाम स्वराज्य सभा के रूप में। ठीक है, तो ये याद रखेगा, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी यूपीएससी में पूछा जा चुका है, ऐसे क्वेश्चन भी कई बार आप लोगों के आ जाते हैं ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के लिए, तो इनके बारे में क्वेश्चन बन जाता है। सबसे पहले में बोला गया कि स्वामी दयानंद जो यहाँ पर ये स्टेब्लिश किया गया आर्य समाज का, इनके द्वारा। दूसरे नंबर पर बोला गया है दीनबंधु मित्रा के द्वारा नील दर्पण लिखा गया। तीसरे नंबर पर बोला गया बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा आनंद मठ लिखा गया। चौथा बोला गया सत्येंद्र नाथ टैगोर बिकेम फर्स्ट इंडियन, जो जिसके द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जाम निकाला गया। तो यहां पर बोला गया कि कौन सा इवेंट यहां पर सबसे पहले हुआ है इन चारों में से, ए बी सी या फिर डी। तो आंसर आप लोगों को बताना है। तो मैं आप लोगों को सारों की एक बार डेट बता देता हूं ताकि आप लोग याद रख सकें। सबसे पहले स्वामी दयानंद सरस्वती की आर्य समाज की जो स्थापना की गई, ये स्थापना की गई 1875 में। ठीक है, ये है पहली स्टेटमेंट। दीनबंधु मित्रा के द्वारा जो नील दर्पण लिखी गई, ये लिखी गई यहां पर लगभग अगर आप लोग लेकर चलें ये 1858 से लेकर ये है यहां पर 59 तक। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा जो आनंद मठ लिखा गया, ये लिखा गया 1882 में। तीसरा बोला जा रहा है यहां पर जो इनके द्वारा एग्जाम निकाला गया, ये निकाला गया 1863 में। ठीक है, अब आप लोग देखते हैं सबसे पहले कौन सा इवेंट हुआ, वो दीनबंधु मित्रा के द्वारा नील दर्पण यहां पर लिखा गया। ठीक है, बाकी यहां पर तीनों के बारे में आप लोग याद रखिए, आप लोगों से मैच करने के लिए भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आगे आने वाले टाइम में। क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, यहां पर बात की जा रही है कि कौन सा नीचे दिए गए ऑप्शन में से यहां पर ऑर्गेनाइज कराता है वन धन प्रोग्राम। तो वन धन प्रोग्राम यहां पर किसके द्वारा ऑर्गेनाइज कराया जाता है, गवर्नमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा, नन ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है, ए बी सी या फिर डी। तो जो सही आंसर है यहां पर इसका ये है बी, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के अंदर में ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया है, जो कि यहां पर ये पर्टिकुलर इवेंट ऑर्गेनाइज कराती है, जिसको हम लोग बोलते हैं वन धन प्रोग्राम। वन धन प्रोग्राम यहां पर एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि हमारी कंट्री में ट्राइबल कम्युनिटी को सेल्फ रिलायंस यानी कि दूसरे के ऊपर डिपेंडेंस न रहे उनकी, और एंटरप्रेन्योर यानी कि एक व्यापारी बनाने का काम करती है बेसिकली, ताकि अगर कोई भी प्रोडक्ट वहां पर निकल रहा है जहां पर जो ये रहते हैं खासकर फॉरेस्ट के अंदर में, ताकि उसको मार्केट तक पहुंचाया जा सके। तो इसी के नाम पर इसका नाम रखा गया वन धन प्रोग्राम, यानी कि वन के अंदर से जो धन निकल कर आता है। तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहां पर बात कर रहा है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। माइग्रेशन मतलब जब एक जगह से इंसान दूसरे जगह पर चला जाता है, माइग्रेट हो जाता है, तो उसके बारे में बात की जाती है। तो यहां पर इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ए में बोला, फर्स्ट स्टेटमेंट बोला गया कि यहां पर ये स्टेब्लिश की गई थी 1951 में, और ये एक ऑब्जर्वर है यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन के अंदर 1992 से, और ज्वाइन किया गया यूएन का सिस्टम इसके द्वारा 2016 में। दूसरी स्टेट में बोला गया कि हेडक्वार्टर इसका कहां पर है, ये स्विट्जरलैंड के अंदर है। तीसरी स्टेट में बोला गया यहां पर ये वर्क करती है गवर्नमेंट के साथ मिलकर माइग्रेशन के फील्ड में कि कैसे चीजों को टैकल किया जा सकता है। तो IOM के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। ए में बोला गया 1 और 2, बी में बोला गया 2 और 3, सी में बोला गया 1 और 3, डी बोला गया ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है, ए बी सी एफ डी। तो जो सही आंसर यहां पर इसका ये है डी, यानी कि सारी की सारी स्टेटमेंट सही है। जिसको हम लोग IOM बोल रहे हैं, ये स्टेब्लिश की गई 1951 में और यूएन ज्वाइन किया गया इसके द्वारा 2016 में। हेडक्वार्टर इसका स्विट्जरलैंड में है, और ये गवर्नमेंट के साथ तो मिलकर काम करती ही करती है, इसके साथ में यहाँ पर ये इंटर गवर्नमेंटल और नॉन गवर्नमेंटल पार्टनर भी आप लोगों को इसके देखने को मिलेंगे। अगर यहाँ पर ओनली शब्द लिख देते तो फिर ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है, पर इसने लिखा है कि यहाँ पर ये वर्क करती है इन द फील्ड ऑफ माइग्रेशन विद गवर्नमेंट। जी हाँ, गवर्नमेंट के साथ भी करती है, इंटर गवर्नमेंटल भी करती है और नॉन गवर्नमेंटल भी करती है, तो सबके साथ मिलकर यहाँ पर ये काम करती है। टोटल मिलाकर आज की डेट में इसके 166 मेंबर हैं, 166, और इसी के साथ में इंडिया भी इसका पार्ट है। तो आंसर यहां पर डी हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, यहां पर ये बात कर रहा है गालो कम्युनिटी के बारे में। तो कौन सी स्टेटमेंट इसके बारे में करेक्ट है, ये आप लोगों को बताना है। ए में बोला गया ये अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में हमारी कंट्री में नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में पाई जाती है। बी में बोला गया यहाँ पर ये रिकॉग्नाइज की जाती है एज ए शेड्यूल्ड ट्राइब बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। ए में बोला गया ओनली 1, बी में बोला गया 2, सी में बोला गया बोथ 1 और 2, डी में बोला गया नन ऑफ द अबव। एग्जैक्ट आंसर क्या है, ए बी सी एफ डी। तो सही आंसर यहाँ पर इसका बी, सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है।
फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला गया कि ये बिलोंग करती हैं अरुणाचल प्रदेश और यहाँ पर सिक्किम को। नहीं, ये यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के अलावा आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा कि यहाँ पर ये तिब्बत के अंदर भी बिलोंग करती है, यानी कि तिब्बत के अंदर भी यहाँ पर ये पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि हमारी ही कंट्री में नहीं है, ये दूसरी कंट्री में भी है और हमारी कंट्री में आसाम के अंदर भी है ये। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बस इन्हीं दो के अंदर है, तो आसाम के अंदर भी है और त्रिपुरा के वो तिब्बत के अंदर भी है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो गई। बाकी अगर बात करेंगे यहाँ पर कि रिकॉग्नाइज किया जाता है शेड्यूल्ड ट्राइब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, तो हमारे संविधान में यहाँ पर बात की जा रही है एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर के बारे में जो कि 1950 में आया। तो 1950 में जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर आया उसका जो पार्ट ये है 18, तो पार्ट 18 में आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा जिसके तहत यहाँ पर पर्टिकुलर ये चीजें मेंशन की गई है। गालो कम्युनिटी का एक फेस्टिवल होता है जिसको बोलते हैं मोपिन, MOPIN। ये बेसिकली जो विलेज में प्रोस्पेरिटी है उसके बारे में यहाँ पर ये बात करता है। ठीक है, तो आंसर बी हो गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बात कर रहे हैं, ये है तुलागई आइलैंड के बारे में। तुलागई द्वीप आप लोग इसको बोल सकते हैं। ये रिसेंटली अभी न्यूज में था। तो किस पर्टिकुलर एरिया में यहां पर पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया, सोलोमन आइलैंड, अफ्रीका या फिर अंडमान? तो सही आंसर क्या है? ABCFD। सही आंसर आप लोगों को यहां पर बताना है और सही आंसर यहां पर इसका बी, यानी कि सोलोमन आइलैंड। सोलोमन आइलैंड का ये पार्ट है जो कि यहाँ पर जिसका नाम बात कर रहे हैं तुलागई आइलैंड, और चाइनीज कंपनी के द्वारा रिसेंटली ये जो एंटायर आइलैंड है ये यहाँ पर अपने कंट्रोल में यहाँ पर लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर इस पे काफी बड़ा पोर्शन है जो कि खासकर चाइना आज के डेट में अपने अंडर में इसको रखने की बात कर रही है। पर लेकिन जापान के बारे में अगर बात करें तो जापान का फॉर्मर यहाँ पर बेस भी रह चुका है जापान की मिलिट्री का, तो इसके बारे में ये भी स्टेटमेंट आप लोग याद रख सकते हैं। तो ये न्यूज में याद रखेगा। इसकी लोकेशन आप लोग एक बार देख लीजिए। ये हो गया यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर यहाँ पर हो गया सोलोमन आइलैंड, तो इसमें आप लोगों को यहाँ पर ये नजर आएगा। ठीक है, तो एग्जैक्ट लोकेशन यहाँ पर हो गई। ओके, तो यहाँ पर ये कोरल सी भी आप लोग देख सकते हैं। आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, यहाँ पर बात कर रहा है गोल इनिशिएटिव के बारे में। तो लक्ष्य पहल, इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आप लोगों को बताना है। गोल का मतलब बोला गया है यहाँ पर गोइंग ऑनलाइन एज ए लीडर। तो ये एक इनिशिएटिव है यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर का। बोला गया यहाँ पर इनहेंस करेगा डिजिटल लिटरेसी लीडर के अंदर, इस तरीके से यहाँ पर ये इनहेंस करेगा, एक तरीके से लीडरशिप आप लोग बोल सकते हैं। 2011 के डेटा के हिसाब से 106 ट्राइबल जो पॉपुलेशन है इंडिया में, ये यहाँ पर इसके डेटा को प्रस्तुत करता है। और इसी के साथ में हाईएस्ट जो ट्राइबल हैं ये मध्य प्रदेश में पाई जाती है। तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? ABCFD। ए में बोला गया 1 2 3, बी में बोला गया 1 2, सी में बोला गया 1 2 4 और डी में बोला गया ओनली 1। करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर यहाँ पर किसका? सी, 1 2 एंड 4। थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है क्योंकि 106 नहीं है, यहाँ पर 104 ट्राइबल कम्युनिटी की बात की गई है। तो आखिर काम क्या कर रहे हैं यहाँ पर ये इनिशिएटिव? ये जो इनिशिएटिव है यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर का लॉन्च किया गया है, ये जो एनकरेज करने के लिए डिजिटल लिटरेसी अमंग द जो ट्राइबल वुमेन है। तो ट्राइबल वुमेन को लिटरेट करने का काम बेसिकली इसके द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है, जिसको हम लोग गोल इनिशिएटिव के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पर बात की जा रही है यूएन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर के बारे में, जिसको UNDESA भी बोला जा रहा है। कौन सी स्टेटमेंट इसके बारे में करेक्ट है? यूएन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर, जिसको UNDESA बोला गया है, ये एक एंटिटी है, यूएन सेक्रेटरीट है, रेस्पॉन्सिबल फॉर इकोनॉमिक, सोशल और इन्वायरमेंटल इशू के बारे में यहाँ पर बात की जाती है। दूसरी स्टेटमेंट बोला गया है यहाँ पर इसके द्वारा पब्लिश जो की जाती है रिपोर्ट, उसमें बोला गया है वर्ल्ड्स वुमेन रिपोर्ट वंस इन 2 ईयर, और यहाँ पर वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स। इसी के साथ में यहाँ पर बात की जा रही है वर्ल्ड यूथ रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट इसके द्वारा पब्लिश की जाती है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया 1 ओनली, बी में बोला गया 2 ओनली, सी में बोला गया बोथ 1 एंड 2 एंड डी में बोला गया नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर क्या है? ABCFD। करेक्ट आंसर यहाँ पर इसका ए, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, पर लेकिन सेकंड स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये जो रिपोर्ट के बारे में बात की गई है ये एवरी 5 ईयर में यहाँ पर पब्लिश की जाती है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो गई। अगर इसके बारे में वैसे भी आप लोगों से पूछे कि ये रिपोर्ट जो वर्ल्ड्स वुमेन रिपोर्ट या फिर वर्ल्ड्स इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, इसी के साथ में वर्ल्ड यूथ रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश की जाती है? तो यूएन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर के द्वारा। तो आंसर यहाँ पर ए हो गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बात कर रहा है बायोप्लास्टिक के बारे में। बायोप्लास्टिक यानी कि किसी ऐसे पदार्थ से बनाई जाती है जो कि बायोमास सोर्स, जैसे कि वेजिटेबल वगैरह हो गया, फैट हो गया, ऑयल हो गया, या फिर कॉर्न स्टार्च, ये सब चीजों से ये बनाई जाती है। फूड वेस्टेज से आप लोग बोल सकते हैं। तो ये जो बायोप्लास्टिक है यहाँ पर ये एग्रीकल्चर का बाई प्रोडक्ट भी इसको बोला जाता है कई बार, पर लेकिन ऐसी यहाँ पर इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट है ये आप लोगों को देखना है। बोला जा रहा है
ऑल बायोप्लास्टिक आर बायोडिग्रेडेबल। दूसरा बोला जा रहा है बायोप्लास्टिक कैन इंक्रीज स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन डिप्लेशन कंपेयर टू द कन्वेंशनल प्लास्टिक। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? ए में बोला गया ओनली वन, बी में बोला गया ओनली टू, सी में बोला गया 1 and 2 एंड डी में बोला गया नन ऑफ द अबव। ए बी सी एफ डी सही आंसर क्या है? सही आंसर है यहाँ पर इसका बी, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट सही है, पर फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। ऑल बायोप्लास्टिक आर बायोडिग्रेडेबल, ये यहाँ पर गलत है। कुछ बायोप्लास्टिक ऐसी भी होंगी जो कि बायोडिग्रेडेबल नहीं होंगी, और ऐसी बायोप्लास्टिक जो यहाँ पर आप लोगों को नजर आएंगी वो जो ओजोन लेयर होती है, ओजोन लेयर अल्ट्रावायलेट रेज को पृथ्वी पर आने से रोकती है, जिसके बेस पर यहाँ पर जो इंसान होते हैं वो प्रॉपर वे में अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाते हैं। तो इसी के चलते अगर ओजोन लेयर उसका डिप्लीशन होता है यानी कि खत्म होती है, तो यहाँ पर वो पृथ्वी पर जो जीव है उनके लिए काफी खतरनाक है। तो बायोप्लास्टिक यहाँ पर ये भी काफी इंपैक्ट डालती है यहाँ पर ओजोन लेयर के ऊपर। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट इसका आंसर बी हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पर बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म कौन सी है जो रिस्ट्रिक्ट करती है फाइनेंशियल ऑटोनॉमी को स्टेट की, यानी कि स्टेट को कहीं ना कहीं रोकती है या फिर उसके ऊपर कंट्रोल करती है, जो कि फाइनेंशियली जो ऑटोनॉमी होती है इनके पैसा खर्च करने की जो राज्य के अंदर जो पावर होती है उसके बारे में बात की जा रही है। तो कौन कौन यहाँ पर रोकता है? पहला बोला जा रहा है द ऑफिस ऑफ केग यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। दूसरा बोला जा रहा है फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? ए में बोला गया ओनली वन, बी में बोला गया ओनली टू, सी में बोला गया बोथ 1 and 2, डी में बोला गया नन ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी। सही आंसर है यहाँ पर इसका सी, यानी कि दोनों स्टेटमेंट सही है। जो कैग होता है यहाँ पर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, वो ऑडिट करता है गवर्नमेंट के अकाउंट को कि इस तरीके से उसके द्वारा पैसा खर्च किया जा रहा है, तो उसके चलते उसके ऊपर एक तरीके की कहीं ना कहीं ऑटोनॉमी नहीं रहती है, क्योंकि उनको पता है बाद में चेक किया जाएगा और फिर कंडीशन काफी खतरनाक निकल के आने वाली है। और फाइनेंशियल इमरजेंसी तो यहाँ पर बिल्कुल पूरी कंट्रोल कर ही लेती है पूरी कंट्री को, जो कि बिल्कुल एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि फाइनेंशियली काफी कुछ यहाँ पर रोक दिया जाता है, यानी कि ऑटोनॉमी नहीं रहती है राज्य के पास में ताकि वो अपने हिसाब से काम कर सके। तो आंसर इसका सी हो गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर बात की जा रही है ये नाइट्रोजन के बारे में। तो नाइट्रोजन यहां पर इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है? बोला जा रहा है कि यहां पर जो नाइट्रोजन जोड़ता है, कौन ज्यादा नाइट्रोजन ऐड करता है सॉइल के अंदर में? बर्निंग ऑफ कोल बाय द मैन, यानी कि इंसानों के द्वारा कोयले को जलाना। डेथ ऑफ वेजिटेशन, यानी कि वनस्पति की मृत्यु। नेक्स्ट बात की जा रही है एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया बाय एनिमल्स, तो एनिमल के द्वारा जो यूरिया का उत्सर्जन किया जाता है उसके द्वारा। तो यहां पर करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? तो ए में बोला गया यहां पर 3 ओनली, बी में बोला गया यहां पर 1 and 2, सी में बोला गया 2 and 3 और डी में बोला गया 1, 2 and 3। सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी। सही आंसर है यहां पर इसका सी 2 and 3, क्योंकि जब नाइट्रोजन की बात करते हैं ये किसी जीवित पदार्थ में से आप लोगों को देखने को मिलेगी, जैसे डेथ हो जाती है वेजिटेशन की या फिर यूरिया निकलता है। यहां पर कोयला जो जलाया जाता है इंसान के द्वारा, इसमें से नाइट्रोजन नहीं निकलती है। बर्निंग ऑफ कोल जो है यहाँ पर ये कार्बन डाइऑक्साइड का सोर्स होता है, ना कि नाइट्रोजन का एटमोस्फेयर के अंदर में। तो जो सही आंसर हो गया यहाँ पर ये हो गया इसका सी, यानी कि सेकंड और थर्ड सही है और फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। ओके, तो आइए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, यहाँ पर बात करिए यूएन सेंट्रल इमरजेंसी रेस्पॉन्स फंड के बारे में। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर इसके बारे में करेक्ट है ये आप लोगों को बतानी है। ए में बोला गया ये स्टेब्लिश किया गया था यूएनजीए के द्वारा 2005 में एज ये एक इमरजेंसी रेस्पॉन्स फंड के तौर पर। बी बोला गया मेनली जो फंड है यहाँ पर ये प्रोजेक्ट करता है कंट्री के लिए, खासकर जो वॉर जोन में एक्सपीरियंस कर रही है क्राइसिस नेचुरल डिजास्टर, तो वहां पर उनकी हेल्प करने के लिए ये प्रोवाइड कराता है। ए में बोला गया 1 सही है, बी में बोला गया 2 सही है, सी में बोला गया बोथ 1 and 2 एंड डी में बोला गया नन ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी। तो जो सही आंसर है यहाँ पर इसका ये है सी, यानी कि दोनों की दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ये जो क्रिएट किया गया 2005 में, यहाँ पर ये क्रिएट किया गया इमरजेंसी रेस्पॉन्स फंड के तौर पर, और यहाँ पर ये हेल्प करता है कई सारे एरिया में। ठीक है, तो बेसिकली रिसेंटली अभी 9.2 मिलियन की जो हेल्प प्रोवाइड कराएगी इसके द्वारा वेनेजुएला को यहाँ पर हेल्प प्रोवाइड कराई गई। तो इस तरीके से कई सारी कंट्री में ये हेल्प प्रोवाइड कराता है। तो आंसर सी हो गया।